हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर के वीडियो डिस्कशन सेशन में। तो नवंबर 2025 के वीक नंबर 2 तक हमारा डिस्कशन पहुंच गया है। आज हम इस सेकेंड वीक में पूछे जाने वाले आपके करंट अफेयर के सवालों को भी डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग इस वीडियो के कॉमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। वहां पर आप अपने कॉमेंट्स पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा कुछ इस प्रकार से। तो पहला सवाल पूछता है, द इंडियन माउस डियर वॉज रिसेंटली स्पॉटेड एट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन महाराष्ट्र। अब आप में से हो सकता है कई सारे लोग ये सोचें कि भाई कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जो कि किसी राज्य के एक वाइल्ड लाइफ के अंदर साइटनिंग से रिलेटेड है, तो हमें क्यों जानना है इंडियन माउस डियर को कहाँ पर स्पॉट करा गया है। तो आप लोगों से ये वाले सवाल तो पूछे जाते रहते हैं ना कि भाई ये फला फला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लोकेटेड कहाँ पर है, कौन से राज्य के अंदर है। तो वो इसी तरीके की न्यूज से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से एक रेयर वाइल्ड लाइफ साइटनिंग की रिपोर्ट आई है जहां पर इस इंडियन माउस डियर को जो तुंगारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर स्पॉट किया गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही पूछकर या फिर इसी तरीके का सवाल वो पूछ लेंगे। वो हो सकता है आपसे कल को पूछ लें कि भाई इंडियन माउस डियर के की फैक्ट्स के बारे में, कि बताइए इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको इंडियन स्पॉटेड शैवोरेटन के नाम से भी जाना जाता है। मैं चलो ये भी लिख देता हूं, इंडियन स्पॉटेड शैवरीन, इस नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। इसका हो सकता है कल को आपको साइंटिफिक नेम पूछ लें, अलग अलग प्रकार के जीवों के साइंटिफिक नेम पूछे जाते रहते हैं, तो इसका नाम पूछ सकते हैं। तो इसका नाम है मोशियोला इंडिका। मोशियोला इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये चीजें हमसे पूछी जाती रहती हैं, चर्चित है। इंडिया का सबसे छोटा डियर स्पीशी है ये इंडियन माउस डियर। तो इस प्रकार की साइटिंग अगर आपको न्यूज में मिलती है तो हमसे इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अभी, विच इंडियन शिपयार्ड बिल्ड बाई विच इंडियन शिपयार्ड बिल्ड आईएनएस सावित्री। अब आपको पता है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई भी नई चीज को बनाया गया होता है तो किसने बनाया है, किसने उसको डेवलप करा है, जैसे हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये इंडियन नेवी से रिलेटेड एक ऑपरेशनल अपडेट है जहां पर आईएनएस सावित्री की चर्चा हो रही है। आईएनएस सावित्री अपनी जो लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट होती है ना, उसके दौरान मॉरिशस पहुंची थी। कहां पर पहुंची थी? मॉरिशियस। मॉरिशस का एक पोर्ट लुइस है वहां पर। तो अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इसको किसने डेवलप किया है। तो इसमें मजगांव डॉक का नाम एक तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स आपसे पूछे जाते रहते हैं कि भाई आईएनएस सावित्री के बारे में बताइए किस प्रकार का है। तो ये ओपीवी है। अब पूछोगे कि जी व्हाट इज दिस ओपीवी, तो ओपीवी है ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। क्या है ये? ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। तो इस तरीके के की फैक्ट हमसे पूछे जाते रहते हैं, कोई चर्चा में है। कब इसको कमीशन करा गया था? तो 1990 के अंदर आईएनएस सावित्री को कमीशन करा गया था। ईस्टर्न नेवल कमांड जो विशाखापट्टनम में, वहां से ये कमांड अपना रखता है। तो मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसको बिल्ड करा गया है। ओके, नेक्स्ट है भाई, स्क्रब टाइफस that was recently seen in news is caused by which microorganism। अब इस प्रकार की चीजें भी हमसे बनती हैं जो कि बायोलॉजी वाले सेक्शन से आती हैं। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, एक नाम देकर के भी स्क्रब टाइफस जो है इसके बारे में बताइए, जो कि चर्चा में था कि ये किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो एक गल्फ प्रकार से आप अगर बोला जाए, एक गल्फ कैरलाइट का फीवर, उसके लिए ही जल्द इंडिया रिटर्न होते हुए उसकी कई जगह पर रिपोर्टिंग करी गई और उनके लिए लाइफ सेविंग जो सैबिट है ना वो एम्फेसाइज किया गया। तो हमसे हो सकता है कल को यही पूछ लें कि बताइए कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस प्रकार के न्यूज भी या फिर सवाल भी अपने एग्जाम के अंदर आते हुए देखे होंगे। स्क्रब टाइफस का नाम है जिसके अंदर बैक्टीरिया की वजह से आपको ये होता हुआ नजर आता है। ये स्प्रेड कैसे होता है? तो जो भी इन्फेक्टेड यंग माइट्स होते हैं उसके बाइट से ही आपका फैलता है, पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड नहीं करता है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली इनिशिएटेड रिसर्च ऑन द साइकेड प्लांट ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट द पोटेंशियल न्यूरोटॉक्सिन। संभावित न्यूरोटॉक्सिन्स को लेकर साइकेड पौधे का शोध किस संस्था ने हाल ही में शुरू किया? अब चर्चा में क्यों है? ये मेडिकल रिसर्च से एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्लांट साइंस लिंकेज आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो इसमें एम्स भुवनेश्वर आपको याद रखना है। तो इस साइकेड प्लांट पर रिसर्च इन्होंने स्टार्ट कर दी है क्योंकि इसमें ना बीएमबीए, व्हाट इज दिस बीएमबीए? ये एक बीटा एन मिथाइल अमीनो एल एलाइन होते हैं, इसमें पाया जाता है, जो कि एक पॉसिबल न्यूरोटॉक्सिन माना जाता है। तो इस तरीके की चीज हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है। अगला है एक रिवर का नाम दिया है जिसका नाम है उमंगोट, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए ये कौन से राज्य से होकर गुजरती है? चर्चा में क्यों है? तो ये एनवायरनमेंट जो कंजर्वेशन होता है उससे रिलेटेड काफी वरी एक अपडेट है, जहां पर ये रिवर उमंगोट, जिसको दाव की नदी के रूप में भी जाना जाता है, उसकी क्रिस्टल क्लियर वाटर अब एक प्रकार से मर्की होती जा रही है, थोड़ी सी धुंधली होती जा रही है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सॉइल डंपिंग और कंस्ट्रक्शन का जो डेब्रिस है ना वो डाला जा रहा है। तो हमसे एटलीस्ट ये पूछ सकता है कि भाई कौन से राज्य से ये आपको देखने के लिए मिलती है? तो मेघालय आपको इसमें याद रखना है। अच्छा, मैंने इसका आपको दूसरा भी नाम बताया, हो सकता है इसका दूसरा नाम आपसे पूछ ले, तो वो क्या है? दाउकी रिवर। ये भी याद रखना है, इस तरीके की बातें भी हमसे पूछी जाती हैं। मेघालय के इसके अंदर लोकेशन हो जाएगी, वहां पर जो जैंतिया की पहाड़ियां है ना उसके पश्चिमी भाग में ये आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है एनसीडीसी, फंक्शन करता है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? अब चर्चा में क्यों है? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन यानी कि एनसीडीसी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। ठीक है। अब इसका जो मेन रोल है वो क्या है? तो जितने भी कोऑपरेटिव मूवमेंट होते हैं ना उनके थ्रू सेल्फ रिलायंस और इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना, जो फार्मर कोऑपरेटिव्स होते हैं उनको सपोर्ट करना, ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है, चर्चा में था ये भी। नेक्स्ट अभी रिसेंटली अ रेयर स्ट्रिप्ड हाइना वाज स्पॉटेड इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका? हाल ही में कर्नाटक के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ धारियों वाला लकड़बग्घा यानी कि स्ट्राइप्ड हाइना देखा गया है? तो कर्नाटका से एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ अपडेट के रूप में न्यूज निकल कर आई है, जहां पर स्ट्राइप्ड हाइना को काली टाइगर रिजर्व के अंदर देखा गया। तो स्ट्राइप्ड हाइना क्या है? एक प्रकार से मतलब काफी दुर्लभ माना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम हो सकता है कल को वो आपसे पूछ ले, तो इसमें आप पहले तो हाइना याद रखेंगे, तो पहले तो वो लिख देते हैं। हाइना तो सभी को याद रहेगा, इसके बाद आप ये दोबारा से हाइना लगा दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हाइना, हाइना, ये इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है। अच्छा, ये जो टाइगर रिजर्व है इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा, कौन से राज्य के अंदर है? ये कर्नाटक राज्य के अंदर है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। नेक्स्ट है भाई, विच मॉथ इज डेजिग्नेटेड एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अवेयरनेस मॉथ? अच्छा, मंथ, सॉरी मैं मॉथ सोच रहा था। तो कौन सा जो महीना है वो इस सीओपीडी जागरूकता माह के लिए मनाया जाता है? तो होता है क्या है ना, हर साल नवंबर महीने को, अब वैसे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि नवंबर की न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस नवंबर मंथ को इस सीओपीडी अवेयरनेस मंथ के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अब इस सीओपीडी को लेकर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होने चाहिए कि भाई ये एक क्रोनिक लंग डिजीज है। कौन सा डिजीज है? लंग डिजीज है। ये हो सकता है कल को पूछ ले। तो ये एयरवोज और जो एयर सैक्स होते हैं ना उसमें इन्फ्लेमेशन या फिर जो स्कैरिंग होती है ना उसके एक प्रकार से रूप में ये लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसमें लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके। नेक्स्ट अभी वैभव, यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? वैभव फेलोशिप किस मंत्रालय की पहल है? अगेन इस प्रकार की जो इनिशिएटिव होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो इसमें आप ये याद रख लीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वॉल्व है।
और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ना इस वैभव फेलो के साथ इंटरेक्शन करी, यानी कि एक जो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप है उनके साथ इन्होंने बातचीत करी। तो ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इसको किसके थ्रू इंप्लीमेंट करा जाता है? इसको डीएसटी के थ्रू इंप्लीमेंट करा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करा जाता है। अब ये जो फेलोशिप होती है वो मिलती किसको है? ये जो एनआरआईज होते हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं उनको मिलती है। जो ओसीआई होते हैं, व्हाट इज ओसीआई? जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं उनको मिलती है। जो पीआईओज होते हैं, पीआईओ बोले तो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको ये आपकी फेलोशिप दी जाती है। जो साइंटिस्ट दूसरे देश में काम कर रहे होते हैं उनको ये फेलोशिप दी जाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको इनिशिएट करता है। नेक्स्ट अभी कार्तिक नाच फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और कंट्री? कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से दिए गए 4 विकल्प में से बताइए कहां पर मनाया जाता है? तो रिसेंटली ये कार्तिक नाच जो है इसका 10 डे का कल्चरल फेस्टिवल कंक्लूड हुआ। कहां पर? नेपाल के अंदर। तो इसी से संबंधित हमसे सवाल पूछ लिया गया। तो कार्तिक नाच के कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट है उसमें इसकी लोकेशन जो कि हमने नेपाल जानी वो हमसे पूछी जाती है। हमसे पूछा जाएगा कि इसको कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो इसको कार्तिक पूर्णिमा को सेलिब्रेट करा जाता है। इस तरीके की बातें हमसे पूछी जाती हैं। जो हिंदू लूनर मंथ है ना वो कार्तिक में ही होता है। तो 300 साल पुराना ये ट्रेडिशन है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, जिसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक इन सभी का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अभी विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन साउथ एशिया टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन? यूएन के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो चर्चा में क्यों है? बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश तो आपको पता है बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ये साउथ एशिया का पहला देश बन गया है जिसने यूनाइटेड नेशन का जो वाटर कन्वेंशन है ना उसमें ऑफिशियली अपने आप को शामिल किया है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो यूएन का वाटर कन्वेंशन है इसका ऑफिशियल नाम क्या है? तो वो भी हो सकता है आपको मतलब पता होना चाहिए। वो है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर सोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। इसको कब अडॉप्ट करा गया? ये वो पूछ सकते हैं। तो 1992 में इसको अडॉप्ट करा गया था हेलसिंकी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की बातें पूछी जा सकती है। ये कब फोर्स में आया? 1996 में इसको लागू करा गया, फोर्स में लाया गया। तो पहले सिर्फ पैन यूरोपियन रीजन के लिए इसको बनाया गया था। फिर 2016 में मार्च महीने के बाद जो सभी यूएन मेंबर्स स्टेट्स हैं उनके लिए इसको ओपन कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं आपके यूनाइटेड नेशंस के वाटर कन्वेंशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वंडथंगल बर्ड सेंचुरी की लोकेशन बताइए कौन से भारतीय राज्य के अंदर है? अब चर्चा में क्यों है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बर्ड सेंचुरी है ना जो कि तमिलनाडु से आपका संबंधित है, इसमें स्थित है। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है ना उनके आने के सीजन के स्टार्ट के साथ फिर से ही एक प्रकार से जीवित उठाए। बहुत ज्यादा बर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इंडिया तमिलनाडु का ये ओल्डेस्ट बर्ड प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ये चीज भी हमसे पूछी जा सकती है क्या? कि बताइए दिए गए 4 विकल्प में से इंडिया और तमिलनाडु का ओल्डेस्ट बर्ड प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है? तो आप इसी वेडनथंगल वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी का आंसर याद करेंगे। तो एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे भाई। Flock of rare white ibis, also known as black-headed ibis, was recently spotted in which state? एक दुर्लभ white ibis का एक झुंड हाल ही में किस राज्य के अंदर देखा गया है? तो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको आपने चर्चा में सुना होगा, थुतुमकुंडी। तो वहां के जो सॉल्ट पैन रीजन है ना वहां पर ये रेड व्हाइट आइबिस सॉरी इसको देखा गया है, इसके फ्लॉक को देखा गया है। तो ये चर्चा में था, ऐसी साइटनिंग को लेकर सवाल बन जाता है। नेक्स्ट है एक नाम दिया गया है मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? मिनटमैन 3 की ये बात कर रहे हैं जो कि एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। किस देश के द्वारा विकसित करी गई है? तो यूनाइटेड स्टेट्स की
एयरफोर्स ने रिसेंटली एक अनमैन्ड मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च कंडक्ट करा है। तो हमारे लिए यही हो जाएगी। अब मिसाइल की डिटेल्स में ये है कि जो आपका LGM-30G इनका बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है, वो इसका नाम है। कौन से देश ने विकसित करी है, ये हमसे पूछ लेंगे। सरफेस अटैक के लिए इसको विकसित करा गया है। ओके। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी करी गई? बहुत ज्यादा चर्चा है। तो जो WMO है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने स्टेट ऑफ क्लाइमेट अपडेट फॉर COP रिपोर्ट रिलीज करी है, जिसके अंदर इन्होंने पाया कि 2025 में सेकेंड या थर्ड वार्मेस्ट ईयर हो सकता है। कल को ये पूछ सकते हैं कि बताइए, हाल ही में WMO के द्वारा रिलीज करी गई स्टेट ऑफ क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30 के अंदर 2025 को क्या कहा गया है? तो सेकंड या फिर थर्ड वार्मेस्ट ईयर हो सकता है, गर्म साल हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट है भाई, रियल क्राफ्ट पोर्टल, एक नाम दिया गया है, किस मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया है? किसकी बात कर रहे हैं? रियल क्राफ्ट पोर्टल। तो चर्चा में क्यों है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स यानी कि EEZ के लिए नए रूल्स को नोटिफाई किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ये जो पोर्टल है, इसको कौन डेवलप कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंज करे गए हैं, जिसमें कि मैकेनाइज्ड और जो लार्ज मोबिलाइज्ड फिशिंग वेसल्स हैं, उनके लिए एक्सेस पास मैंडेटरी अब होंगे। तो इस प्रकार की चीजें आपको नजर आएंगी। और ये जो एक्सेस पास हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? वो इस रियल क्राफ्ट पोर्टल से मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, कोरगा ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? एक जनजाति का नाम दिया गया है। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली मैंगलोर यूनिवर्सिटी और जो यांगेपोया यूनिवर्सिटी है, उनके रिसर्चर्स ने इस कोरगा ट्राइब पर जेनेटिक स्टडी करी है, जिसमें इन्होंने पाया कि ये जो ट्राइब है ना, इनके एंसेस्ट्रल सोर्सेस इंटरवेस्टल जो इंडियन वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था ना, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये ट्राइब को लेकर हमसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कर्नाटक और केरला में आपको ये जनजाति देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है, क्रिसमस आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशियन? क्रिसमस द्वीप जो कि हाल ही में समाचारों में था, वो किस महासागर के अंदर लोकेटेड है? तो चर्चा में क्यों है? रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया कि वो क्रिसमस आइलैंड पर एक लार्ज AI डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे। अब इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडियन ओशन के अंदर लाई करता है भाई क्रिसमस आइलैंड। और डिस्टेंस इसकी लगभग जो आपका जावा है, उससे लगभग 30-40 360 या 300 किलोमीटर लगभग पड़ती है साउथ की डायरेक्शन में। उतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल स्टेटस को लेकर पूछा जा सकता है कि ये ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल टेरिटरी में आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सटर्नल टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनके अधीन आता है ये आपका। ओके, क्रिसमस आइलैंड की बात कर रहे थे, इंडियन ओशन के अंदर ये लोकेटेड था। नेक्स्ट है, फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर वाज रिसेंटली इंडक्टेड बाय व्हिच कंट्रीज नेवी? फूजियान विमान वाहक पोत हाल ही में किस देश की नौसेना के अंदर शामिल हुआ? तो चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की, मतलब एक प्रकार से यूनिट है, उन्होंने अपना न्यूएस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान ऑफिशियली इंडक्ट किया है। और फूजियान के बारे में पूछा जाए तो ये चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हुआ करते थे, एक नाम सुना होगा आपने, लियानोंग का, लियाओनिंग, एक ये था और एक और था, फिर ये तीसरा इन्होंने लॉन्च किया है, फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। नेक्स्ट एक नाम दिया गया है, नाम है इसका क्रासिकॉलियस मिडलेटोनी, जो हाल ही में समाचारों में था। पूछ रहे हैं किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जो BSI है, उनके साइंटिस्ट ने एक नई फ्लावरिंग प्लांट स्पीशी, क्या है ये? एक फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशी, एक पुष्पीय पौधा है, इसकी डिस्कवरी करी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको डिस्कवर करा गया, ये भी पूछ सकता है।
वहां का जो सियांग डिस्ट्रिक्ट है उसके पश्चिमी भाग के अंदर इसको डिस्कवर करा गया। नेक्स्ट है दी कोणार्क सन टेम्पल की लोकेशन बताइए। यार ये सभी को रटा हुआ होगा कि कोणार्क सन टेम्पल की लोकेशन कहाँ है, बट हुआ क्या, नवंबर 2025 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने इस कोणार्क सन टेम्पल का जो नाटा मंडप है उसमें टूरिस्ट एंट्री को बैंड कर दिया। किसमें? नाटा मंडप में टूरिस्ट एंट्री को बंद कर दिया, इसलिए चर्चा में था। कोणार्क टेम्पल के की फैक्ट्स में आपको पता ही है कि ये उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, उड़ीसा के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, उड़ीसा की कोस्ट लाइन पर ये स्थित है। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, इसको सूर्य देवालय भी कहा जाता है। तो इस तरीके की बातें पूछी जा सकती हैं हमसे। अब किसको डेडिकेटेड है आपको ये भी पता है, सूर्य देव को, सन गॉड को आपका ये डेडिकेटेड है। लगभग 1250 सी के अंदर इसको बनवाया गया था, किसके द्वारा? किंग नरसिम्हा वन के द्वारा इसको बिल्ड कराया गया था, जो कि गंग डायनास्टी के थे, ईस्टर्न गंग डायनास्टी के। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए भाई। विच इंडियन नेवल शिप इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025? बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत कर रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो नवंबर 2025 में इंडियन नेवल शिप आईएनएस शाद्री गौन, तो यहाँ पर ये जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है ये आपका इसमें आ जाएगा। ये एक्सरसाइज मालाबार 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची, और मालाबार एक्सरसाइज का ये 29th संस्करण होगा। 10 नवंबर को इसका आयोजन कराया गया। लोकेशन कहाँ पर है? गुआम में। व्हाट इज दिस गुआम? ये यूएस का मिलिट्री बेस है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर लोकेटेड है। तो इसके अंदर मल्टीपल देश शामिल है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो आईएनएस शाद्री इसके अंदर गया है। नेक्स्ट है VELC, दिस इज विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ इज द प्राइमरली पेलोड ऑफ विच इंडियन स्पेस मिशन? VELC किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन का प्रमुख पेलोड है? तो नवंबर 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और नासा ने मिलकर CME, व्हाट इज दिस CME? ये है कोरोनल मास इजेक्शन का पैरामीटर एस्टिमेट किया है। अब इसका जो डेटा सोर्स है वो इससे आया है, VELC पेलोड, जो कि आदित्य L1 के ऊपर आपका ऑन बोर्ड था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आदित्य L1 की बात हो रही है, आपसे पूछा जाए कि बताइए इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी कौन सा था? तो फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन इंडिया का, तो उसमें आदित्य L1 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी डम्पसाइट रेमेडिएशन एक्सलरेटर प्रोग्राम, यानी कि ड्रैप, टू फास्ट ट्रैक द क्लीन अप ऑफ डम्पसाइट्स अक्रॉस अर्बन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है यार, इस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो ड्रैप है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नवंबर 2025 में जो यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने डम्पसाइट रिडेम्पशन एक्सलरेटेशन प्रोग्राम DRAP को लॉन्च किया है। तो नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव में इसका उद्घाटन करा गया नई दिल्ली के अंदर। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ये मिशन मोड है, 1 साल का प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य है जीरो डंप साइट्स। तो टारगेट इन्होंने इसका क्या रखा है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2026। तो कौन इसको आई मीन वो कर रहा है, होस्ट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Next, which state has become the first in India to launch a large-scale genome sequencing project focused on tribal communities? जनजातीय समुदायों पर केंद्रित बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये पक्का एग्जाम में आएगा। तो नवंबर 2025 में गुजरात ने 2025 को ट्राइबल प्राइड ईयर डिक्लेयर किया है। क्या किया है? ट्राइबल प्राइड ईयर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस समय पर 150वीं यानी कि 150th बर्थ एनिवर्सरी किसकी? बिरसा मुंडा की सेलिब्रेट कर रही है।
तो नेशनल लिंकेज इसमें यही है कि जनजातीय गौरव दिवस इसमें मनाया जा रहा है। गुजरात इसका आंसर है जिन्होंने ये वाला काम शुरू किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये प्रोजेक्ट इसके अंदर क्या है, कैसे है। 2025 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है आपके एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। तो नवंबर 2025 में डेविड, तो डेविड तो याद रहेगा, डेविड जाजले, इन्होंने बुकर पुरस्कार 2025 जीता। इनका जो नोवेल है उसका नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, नोवेल का नाम है फ्लैश। ये पक्का आपके एग्जाम में आएगा। तो ये फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। और आपको ये भी पता होगा कि बुकर पुरस्कार वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में माना जाता है। जिसको कब फाउंड करा गया, इसको 1969 में फाउंड किया गया था यूके के द्वारा। तो ये एक और अच्छी चीज बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्ट वैली फीवर, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय व्हिच एजेंट। रिफ्ट वैली फीवर के बारे में पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये किसके द्वारा होता है। तो नवंबर 2025 में डब्ल्यूएचओ ने रिफ्ट वैली फीवर के आउटब्रेक को कंफर्म किया। कहां पर, सेनेगल में। सेनेगल है और एक और जगह थी, आई थिंक मोरिशियाना में रिपोर्ट किया है। तो डिजीज के बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। जिसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, वो वायरस है। ठीक है, मेनली ये जो शीप होती हैं, गोट्स होती हैं, उनको ये अफेक्ट करता है। कैटल, कैमल्स वगैरह को ये अफेक्ट करता है। तो ह्यूमन इन्फेक्शन कैसे होता है, इसमें जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं ना, उनके कांटेक्ट से, मॉस्किटो बाइट से ह्यूमन इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन मॉस्किटोज वगैरह से ही हो जाता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द थीम ऑफ द सेकंड डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025, दूसरे डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या है। तो नवंबर 2025 में अनाउंस हुआ कि सेकंड डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट 17 से 19 आपके नई दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है, और इसमें को होस्ट कौन है, डब्ल्यूएचओ है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, वो इसका को होस्ट है। तो थीम हमसे पूछा था, थीम क्या रहेगा इसका, रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ वेलबींग, ये इसका थीम रहेगा। ठीक है, जीएफएस यानी कि ग्रेटर फ्लेमिंगो सैंक्चुरी की लोकेशन बताइए, कौन से राज्य के अंदर है। तो चर्चा में क्यों है, नवंबर 2025 में रिपोर्ट आई कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी का जो प्रपोज्ड 500 मेगावाट विंड फार्म है, वो इस ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी को अफेक्ट कर सकता है। तो हमसे ही पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये तमिलनाडु के अंदर है। तो ये प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट आई कहाँ पर है, अगर इसको लेकर पूछा जाए कि भाई अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, साउदर्न यूरोप के अंदर ये आपका एक मतलब रेंज इसकी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर ये लोकेशन इसकी तमिलनाडु के अंदर हमें याद रखनी है। वेयर वॉज द एक्सरसाइज ब्रह्मशीर्ष कंडक्टेड इन नवंबर 2025। इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है, एक्सरसाइज ब्रह्मशीर्ष। इसको रन ऑफ कच्छ के अंदर गुजरात में कंडक्ट कराया गया। इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी ने कराया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, उसके त्रिशूल उसके अंतर्गत ये आता है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब शामिल है। ओके, तो भाई ये था हमारे नवंबर के सेकेंड सप्ताह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन। कुछ इंपॉर्टेंट भी थे, कुछ थोड़े से हो सकता है आपको उटपटांग भी लगे हों, बट फिर भी डिस्कशन तो रखना ही है भाई। तो ये पीडीएफ जो है वो आप मेरे इस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल दूंगा, डाउनलोड क्या मतलब वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर रीड कर लीजिएगा आप। बाकी जो टेलीग्राम वगैरह के लिंक है, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, और अगर किसी को पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो ये रॉबिन SIRG करके मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें। थैंक यू।